अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक, जो कि फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और फार्माकोडायनामिक्स, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज जो है इनसे आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास टेस्ट होते हैं तो उसमें भी आते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं कि जब हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं और मेडिसिन की तरफ जो हमारे बॉडी का रिस्पांस होता है, हमारे बॉडी का मेडिसिन के ऊपर जो एक्शन होता है उसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स किसे कहते हैं कि जब हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं, जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं और उन ड्रग का हमारे बॉडी के ऊपर जो असर होता है, जो एक्शन होता है, उसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक। सही है। इस यूनिट के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है तो उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जो है ये लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो हम सेकंड वीडियो में हमने कवर किए हुए हैं, जिसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का जो है सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, फिर इसके हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसके बाद हाफ लाइफ एंड बायो अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारे पास आता है और फैक्टर इफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो अब लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि इस पार्ट से जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। Pharmacokinetics. Pharmacokinetics is the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. What the body does to the drug. के मेडिसिन के साथ आपकी बॉडी क्या करती है, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो पहले उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिस जगह पे आप उसने एक्शन परफॉर्म करना है उस जगह तक इसका ले जाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होता है, बॉडी परफॉर्म करता है। इसके बाद उसकी मेटाबॉलिज्म होती है कि उसकी तोड़ फोड़ करके उसकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो यूज हो जाते हैं बॉडी में, जो उसके अनवांटेड है, जो इनएक्टिव फॉर्म है, वो बॉडी से फिर रिमूव करना है। और एक्सक्रीशन जो है ये क्या करता है, ये बाई प्रोडक्ट वगैरह जो मेडिसिन अपना असर दे देता है और जो उसका अनवांटेड चीजें होती हैं, अनवांटेड पार्ट्स होते हैं, वो फिर हमारे पास एक्सक्रीट होते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास वो है कि हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, जिसमें एब्जॉर्प्शन आता है, ड्रग्स हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मेटाबॉलिज्म उनकी होती है, एक्सक्रीशन होती है। आगे जाके ये एक एक स्टेप्स हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तब आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद द प्रोसेस बाय विच ड्रग्स इज एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये आपको डिफिनेशन याद होनी चाहिए। वंस ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, इट इज एब्जॉर्ब इंटर द बॉडी, ब्लड is distributed to different part of the body, reach the site of action, is metabolized and then excreted। देखो इन तमाम चीज़ों को, ये जो जितने स्टेप्स हमने ये पढ़ लिए, तो यहाँ इनकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने की है छोटी सी, कि जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है कि जब वो ब्लड में इंटर हो जाए। जब ड्रग्स ब्लड में इंटर हो जाए इसका मतलब ये एब्जॉर्ब हो गए, सही है, सर्कुलेशन में। इसके बाद क्या हो जाती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स तक। मतलब अगर हमारे फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है, उसके लिए अगर हम ओरली ड्रग्स लेते हैं तो वो फिर क्या करता है, वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पे इन्फेक्शन है, वहां पे जर्म्स वगैरह के खिलाफ जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये किस तरह होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होता है। इसके बाद क्या होते हैं, उस ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है और एट द एंड उसकी फिर हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाती है, या यूरिन के जरिए एलिमिनेट होते हैं या हमारे पास फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स।
ड्रग्स में बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो हमारे पास डिपेंड करता है आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कि ड्रग्स डिफरेंट मेम्ब्रेन से पास होके क्या करता है, पास होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके हमारे पास दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है, एक है पैसिव, दूसरा है एक्टिव। जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या होता है, द ड्रग मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं विदाउट नीड ऑफ एनी एनर्जी, वो पैसिवली खुद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ चल जाते हैं, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। कुछ हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनकी होती है, उनकी कैरिंग होती है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नीड्स एनर्जी। देखो जब हमारे पास, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये हमारे पास सेल है, यहाँ पे अगर ड्रग्स कोई ले लेता है, मेडिसिन लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये बाहर की तरफ से सेल के अंदर दाखिल होगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि आप एफईसी में अच्छे तरीके के साथ पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर एक सेल के अंदर हमारे पास ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई है, बाहर जो है वो कम है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम इसको सेल के अंदर लेकर जाए, तो तब हमारे पास फिर हमने एनर्जी यूज करनी होगी ताकि वो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जो है उसको अंदर लेकर जाए, तो इसके लिए फिर एनर्जी की जरूरत होती है। और ये स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन इनके लिए होते हैं जिनको कैरी करते हैं। और वो ड्रग जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ट्रांसफर होते हैं, तो वो हमारे पास उसमें फ्लोरोयूरासिल है, एंटी कैंसर ड्रग्स है, पार्किंसन डिजीज के खिलाफ जो ड्रग्स हमारे पास यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे सेल्स वगैरह में इंटर होते हैं। तो ये हमारे पास दो तरीकों के साथ क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है ड्रग्स की हमारे बॉडी में। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक किसे कहते हैं कि फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ the effects of drug on the body and their mechanism of action, what the drug does to the body। कि जब हम मेडिसिन ले लेते हैं और उन मेडिसिन का हमारे बॉडी के ऊपर जो एक्शन होता है उसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक। कि जब हम ड्रग्स लेते हैं और उनका हमारे बॉडी पे जो एक्शन होता है, मतलब कि हमारे पास अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो राइजिक हम लेते हैं, ओमेप्राजोल के नाम से जो आती है, अक्सर पेशेंट ने जो है उनको दिया जाता है, सही स्टोमिक वगैरह गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो जो प्रोटॉन पंप आपके स्टोमिक में है जो H+ को सेक्रीट करते हैं, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इनहिबिट करता है। तो ये इसका एक एक्शन है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट एक्शन होते हैं, तो उनको कहते हैं फार्माकोडायनामिक। द इंटरेक्शन of drug and the receptor responsible for its action in the body। और एक ड्रग्स हमारे बॉडी में किस तरह एक्शन करता है, देखो जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर हमने ले लिया, तो फिर वो हमारे पेन को सबसाइड किस तरह करते हैं, किस तरह कम करते हैं हमारे पेन को, वो इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास पेन रिसेप्टर हैं ये उनके साथ मिलकर इंटरेक्ट होके क्या कर लेते हैं, उनको चेंज कर लेते हैं, उनको ब्लॉक कर लेते हैं, पेन की सेंसेशन फिर हमारे पास नहीं होती और ये जो है ड्रग का एक्शन होता है। इस तरह हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं एक्स्ट्रा जो है प्रोटॉन रिलीज करने से, सेक्रेट करने से। इस तरह हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ड्रग्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन के साथ हम यूज करते हैं, लेकिन इनका एक्शन जो होता है वो मेनली किस वजह से होते हैं, जो आपके बॉडी में स्पेसिफिक रिसेप्टर है ये उनके साथ इंटरेक्ट होके क्या करते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स डिफरेंट स्टेप्स में है। एक एब्जॉर्प्शन इसमें होती है, जब आपके पास मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाए फिर उसके बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब मेडिसिन की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए फिर मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन होती है, उनकी तोड़ फोड़ होती है और इसके बाद फिर एक्सक्रीशन होती है, एलिमिनेशन होती है आपके बॉडी से। तो ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स के स्टेप्स है। इन्हें द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग भी कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग मतलब कि ड्रग आपने ले ली
लिए तो इसके साथ आपके बॉडी में क्या होगा, कब उनकी कंसंट्रेशन हाफ होगी, कब वो आपके बॉडी से मुकम्मल एग्जिट करेंगे, निकलेंगे। सही है। तो एक आपके पास अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि विच वन इज स्टेप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, तो आपके पास ये तमाम क्या है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं, लिहाजा आप इनको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। तो अब पहला हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? एडमिनिस्टर करना, कि जब हम किसी पेशेंट को अगर ओरली उसने मेडिसिन ले लिए, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन है। उसको आईवी के थ्रू दे दिए, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन है। आईएम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब पेशेंट मेडिसिन लेता है इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके पास ओरली एक बंदे ने ब्लड मेडिसिन ले लिया, ओरली मेडिसिन ले लिए, ये उसके सर्कुलेशन में इंटर हुए, इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फॉर अ ड्रग, अच्छा एब्जॉर्प्शन आईवी से ले लिया, वो तो डायरेक्ट होता है। आईएम से अगर उसके सर्कुलेशन में इंटर होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन है। तो जब हम ड्रग्स लेते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। फॉर अ ड्रग टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन इट मस्ट पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हमारे पास जो है क्या होता है कि ड्रग्स अपने साइट ऑफ एक्शन तक जब पहुंचता है तो उससे पहले उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स वगैरह से गुजरना होता है, और वो डिपेंड करता है उसके क्या के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर आईवी देते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू उस जगह तक पहुंच जाता है, आईएम लेते हैं तो वो फिर मसल्स वगैरह से होके ब्लड में इंटर होगा। इस तरह हमारे पास सबक्यूटेनियस होते हैं। इस तरह ओरली अगर आप देते हैं तो वो गैस्ट्रिक वगैरह से पास होके कहाँ पे जाएगा? सर्कुलेशन में जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। एब्जॉर्प्शन अकर बाय वन ऑफ प्रोसेस, पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एब्जॉर्प्शन दो तरीकों से, पैसिवली होगी तो एनर्जी जरूरत नहीं होगी, एक्टिवली होगी तो आपके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर रिक्वायर्ड होंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दस एक्सेप्ट फॉर आईवी रूट एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो आईवी के अलावा बाकी के लिए एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। किस तरह? देखो जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे तब आपको इन चीज का पता चलेगा कि जब हमारे पास अगर कोई इस तरह मेडिसिन हम दें कि वो मेडिसिन क्या करे, वो ओरली अगर हम किसी पेशेंट को मेडिसिन दें और वो मेडिसिन स्टोमिक जो है एसिड के साथ इंटरेक्ट होके स्टोमिक एसिड उनकी क्या करती है, उनके असर को कम करती है, तो इस तरह की मेडिसिन फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके के साथ नहीं होती, हाफ एब्जॉर्प्शन होती है, कम एब्जॉर्प्शन होती है। इस तरह हमारे पास आईएम के थ्रू एब्जॉर्प्शन डिफरेंट ड्रग्स की तेज होती है, डिफरेंट की स्लो होती है। आईवी तो है वो तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है, वो तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं उसमें ब्लड में जो है वो इंटर कर लेते हैं। तो आईवी के अलावा बाकी जितने टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है ड्रग्स के, वो डिपेंड करता है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कि कौन से रूट के थ्रू वो पेशेंट वो मेडिसिन ले रहा है। तो एमसीक्यूज के लिए आप ये भी याद कर सकते हैं कि वो हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है एक्सेप्ट आईवी रूट, क्योंकि आईवी रूट के लिए में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है, बाकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये एमसीक्यूज आप याद रख ले। अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ मेडिसिन को इफेक्ट करते हैं। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन किसे कहते हैं कि जब आप मेडिसिन ले लें तो वो मेडिसिन की तोड़ फोड़ होके उसका जो पार्ट है जो आपके बॉडी में यूज होना है वो यूज हो जाए, बाकी उसका बाई प्रोडक्ट रह जाए, तो इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं बनने को, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं टूटने को। जब मेडिसिन जो है उसकी तोड़ फोड़ होती है तो उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। दूसरा है डिसोल्यूशन टाइम। डिसोल्यूशन टाइम मतलब ब्लड के साथ मिलना, फ्लूइड्स वगैरह के साथ हल होना, डिसोल्यूशन कहते हैं हल होने को। तो मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। अगर अच्छे तरीके के साथ डिसोल्यूशन होती है तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन भी क्विकली होगी। इसके बाद अगर डिसइंटीग्रेशन, अगर छोटे छोटे पार्ट जितने
छोटे पार्ट्स बनेंगे मेडिसिन के, वही उतने तरीके से आपके एब्जॉर्प्शन ही उतनी उनकी फास्ट होगी, क्योंकि सरफेस एरिया हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है फार्मूलेशन के, किस तरह उसकी फार्मेशन हुई है। एक इसकी मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो वो मेडिसिन जिन्होंने स्टोमिक से पास होना होता है तो उन पे लिखा होता है एंटेरिक कोटेड, कि वो मेडिसिन जो आपके इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन वगैरह के लिए यूज होते हैं उन पे लिखा होता है इंटेरिक कोटेड। तो इंटेरिक कोटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन जो है इस पे एसिड वगैरह असर नहीं करेगा, जो आपके एंजाइम्स है आपके स्टोमिक में, आपके जेटी ट्रैक में, वो इस पे असर नहीं करेंगे और ये अपनी जगह पे जहां पे इसका काम है ये वहां पे अपना काम कर सकेगा। ये मैंने वैसे एग्जांपल दी। हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स के क्या है कि उसके फार्मूलेशन पे भी डिपेंड करता है कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह हुई है, एब्जॉर्प्शन भी उस पे डिपेंड होते हैं। इसके बाद पार्टिकल साइज, तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपके पास जितने पार्टिकल साइज होंगे, पार्टिकल साइज जितने छोटे छोटे होंगे उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके के साथ होगी। इसके बाद लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फास्टर। जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन फास्टर होती है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट जो आप मैट्रिक एफिसी में पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जब आपके पास ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होंगे तो वो इजीली आपके पास सेल्स वगैरह में एब्जॉर्ब होंगे। इसके बाद एरिया एंड वास्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, जिस सरफेस पे इन्होंने एब्जॉर्ब होना है उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। मतलब स्टोमिक के मेडिसिन अगर स्टोमिक के में एब्जॉर्ब होने तो स्टोमिक में आपका बहुत ज़्यादा एरिया है, किसी भी जगह पे वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके बाद वास्कुलरिटी, वास्कुलरिटी किसे कहते हैं कि वहां पे ब्लड सप्लाई है या नहीं है। ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो वो इजीली मेडिसिन जो है वो ब्लड में इंटर हो सकेंगे, तो और उनकी एब्जॉर्प्शन तेज होगी, ज्यादा होगी। तो एरिया एंड वास्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस वो भी इस पे भी डिपेंड करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी जीआई सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिड कम ज्यादा तो रिलीज नहीं हो रहा, कोई और इशू तो नहीं है, तो इस पे भी क्या करते हैं आपके ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ फूड, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो आपने खाने के बाद यूज नहीं करने, या हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होते हैं जो फूड के साथ इंटरेक्ट होते हैं जिसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन फिर कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि उनको आपने एम्प्टी स्टोमिक लेना होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जब आप इस तरह फूड के साथ यूज करें जिस फूड में आपने कैल्शियम लिए हो तो फिर टेट्रासाइक्लिन उसके साथ चिलेट बना लेता है, बर्न टाइप बना लेता है और आपके पास फिर उसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है उसकी एब्जॉर्प्शन। तो आपके पास प्रेजेंस ऑफ फूड जो है वो डिफरेंट मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। pH and ionization. Ionized drugs are poorly absorbed while the unionized drug are lipid soluble and are well absorbed. तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? देखो जो आपके पास आयनाइज्ड ड्रग्स होते हैं वो पोलर होते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर नॉन पोलर होता है, तो आयनाइज्ड ड्रग की एब्जॉर्प्शन इजीली नहीं होगी एज कंपेयर टू अनआयनाइज्ड ड्रग जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद एसिडिक ड्रग्स रिमेन अनआयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टोमिक एंड आर रैपिडली एब्जॉर्ब एस्पिरिन, बार्बिटूरेट। देखो जो आपके पास एसिडिक ड्रग्स हैं तो उनमें क्या होता है कि उनकी एसिडिक मीडियम में अनआयनाइजेशन मतलब उनसे आयन नहीं हटते, वो आयनाइज फॉर्म में होते हैं, लिहाजा वो फिर स्टोमिक में
कि उसकी एब्जॉर्प्शन तेजी से होती है। जिस तरह हमारे पास एस्प्रिन एंड डिस्प्रिन वगैरह, डिस्प्रिन के नाम से जो टैबलेट आती है, तो वो फिर क्या कहते हैं, जो हमारे पास ब्लड थिन वगैरह इसमें यूज होती है, तो वो क्या करती है, वो हमारे पास स्टोमिक में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये एसिडिक ड्रग्स है, तो ये एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है। अगर आप इनको बेसिक मीडियम में लेकर जाएंगे तो वहां पे एसिड बेस तो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो फिर ये आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो इसमें फिर क्या आ जाता है, इसमें फिर हमारे पास उनके साथ रिएक्शन वगैरह स्टार्ट कर लेंगे और फिर उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। लिहाजा एसिडिक ड्रग्स एसिडिक मीडियम ही में अनआयनाइज्ड रहेंगे और उनकी फिर एब्जॉर्प्शन तेज होगी। इसके बाद basic drugs are unionized when they are reached the alkaline medium of intestine from where they are rapidly absorbed। जिस तरह हमारे पास पेथिडीन या एफेड्रीन हमारे पास इस तरह के ड्रग्स है जो कि बेसिक है, और वो अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम जिस तरह हमारे पास इंटेस्टाइन का है, वहां पे इनकी एब्जॉर्प्शन तेज होती है। लिहाजा पीएच और आयनाइजेशन भी आपके पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। आगे जाके हर एक मेडिसिन को, फार्माकोलॉजी में आगे जाके हर एक मेडिसिन की ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जनरली पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली जाएंगे तो वहां पे हर मेडिसिन की अपनी आयनाइजेशन होगी, मतलब उसकी अपनी एब्जॉर्प्शन होगी, कहां पे उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, कहां पे कम होती है, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, एक्सक्रीशन किस तरह होती है, ये तमाम चीजें हर ड्रग के लिए अलग है, लेकिन यहां हम जो है उसके जनरली तमाम ड्रग्स के लिए अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, सम ड्रग्स में बी डिग्रेड इन गट, नाइट्रोग्लाइसिन, इंसुलिन एक्सेट्रा, तो मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट ड्रग्स वगैरह की हमारे पास डिग्रेडेशन हो जाती है गट में, सही है, वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती। डिफरेंट ड्रग्स हमारे पास मेटाबॉलिज्म डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों के साथ होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। अगर मेडिसिन एब्जॉर्प्शन से पहले उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, उनको इनएक्टिव किया जाता है, सही है, तो फिर क्या होता है, उनका असर फिर कम होता है। इसके बाद डिजीज भी इफेक्ट करती है आपके पास किस चीज को, ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को। किस तरह, अगर आपके पास कोई गट की प्रॉब्लम है, कोई आपके पास स्टोमिक वगैरह की प्रॉब्लम है और आप डिस्प्रिन ले लेते हैं, तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन उस तरह नहीं होती जिस तरह नॉर्मल स्टोमिक में होती है, सही है। तो आप माल एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है कि एक्लोरोहाइड्रिया किसे कहते हैं, कि जब आपके पास HCl की प्रोडक्शन आपके स्टोमिक में कम होती है तो इसे फिर एक्लोरोहाइड्रिया कहते हैं, सही है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज भी इफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन को। तो ये तमाम फैक्टर हमारे पास थे जो क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स को इफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास वो रूट जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होती है, तो वो कौन से रूट है। ओरली अगर कोई मेडिसिन ले लेता है टेबलेट वगैरह के फॉर्म में, या जो है म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, सबलिंगुअल, जो हमारे पास यहाँ पे मेडिसिन टेबलेट्स वगैरह रख लेते हैं मुंह में और वहाँ यहाँ पे खुद पिघल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर कोई क्या करता है कि नेजल म्यूकोसा के थ्रू, ये स्निफिंग जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो रहे, इसके थ्रू भी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। टॉपिकल ट्रांसडर्मल, हमारे पास अगर किसी पर्सन को एलर्जी वगैरह हो जाती है या कोई खारिश वगैरह हो जाते हैं तो ऊपर स्किन के ऊपर जो मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, या रेक्टली हमारे पास रेक्टम के थ्रू सपोजिटरी जो दिए जाते हैं, तो ये हमारे पास वो रूट है जिसमें आपके पास मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, ये आप इसलिए पढ़ते हैं कि जब हमें एक एब्रॉप्ट, एक इमीडिएट एक्शन दरकार होता है तो फिर ये रूट हम यूज़ नहीं करते, फिर आईवी रूट हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट रूट्स के थ्रू आपके पास मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, डिफरेंट के थ्रू फास्ट होती है, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास फास्टर एब्जॉर्प्शन होती है वो किस चीज़ के थ्रू होती है, वो पेरेंटल मेडिकेशन के थ्रू होती है। पेरेंटल मेडिकेशन में हमारे पास क्या आता है, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनस, इंट्रा पेरिटोनियल हमारे पास है, या इनहेल करते हैं थ्रू लंग्स, आप इनहेल उसे करते हैं। तो ये हमारे पास वो रूट है जिसके थ्रू आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन तेज होगी। इसके बाद
अब यहाँ हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये अक्सर जो है मिड एग्जाम में भी लेकर आते हैं, फाइनल में भी इस एमसीक्यूज होते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। First pass metabolism is the metabolism of the drug during its passage from the site of absorption to the systematic circulation। तो सबसे पहले तो आपको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का पता होना चाहिए। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब जिसके थ्रू आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज, पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपके ब्लड में जो सर्कुलेट होती हैं पूरे बॉडी में, तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन से लेके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर होने तक, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अभी वो इंटर नहीं हुए होंगे उस तक जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म उसकी होती है, इसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास इफेक्ट। इसे फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। देखो, जब हमारे पास मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, सही है, तो वो आर्टरी वगैरह में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके बाद वो क्या कहते हैं, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर होते। तो एब्जॉर्प्शन से लेके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर होने तक इनके दौरान जो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। Drugs orally may be metabolized in gut wall and in liver before reaching the systematic circulation. The extent of first pass metabolism differ from drug to drug. देखो, जो हमारे पास हम ड्रग ले लेते हैं ओरली, तो उनके मेटाबॉलिज्म हमारे गट में, सही है, गट वाल में, गट वाल किसे कहते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन वगैरह वाल में, या हमारे पास लिवर वगैरह में क्या होती है, उनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है जब तक वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर होते हैं। तो इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कि ये सर्कुलेशन से पहले उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई है। और ये डिफरेंट ड्रग्स की हमारे पास डिफरेंट होती है। कुछ ड्रग्स की सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से पहले मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है, किनकी कम हो जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में रिजल्ट इन पार्शियल टू total inactivation of drug. When it is partial, it can be compensated by giving higher dose of particular drug, nitroglycerin या salbutamol हमारे पास है। देखो कि हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव कर देता है ड्रग्स को। तो वो मेडिसिन जिनकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पार्शियल है, सही है, तो फिर हम उसको कंपेंसेट करते हैं, फिर हम डोज थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि आपके पास जो पार्शियल मेडिसिन जो है क्या हुआ, उनकी एंट्री हुई सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, तो वो पार्शियल करके आपके पास एक एग्जैक्ट डोज बना लेते हैं। तो जिन फास्ट पास मेटाबॉलिज्म जिन ड्रग्स का पार्शियल होगा उनके लिए फिर हम थोड़ा डोज इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विलेंस। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब इसके नेम से भी ज़ाहिर है कि आपके पास कितने मेडिसिन अवेलेबल हैं। इसके बाद बायो इक्विलेंस वो हम एक्सप्लेन करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी रूट, कि आपके पास ड्रग्स जब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर हो जाते हैं उस टाइम उनका जो परसेंटेज होता है उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो ड्रग जो आपके पास सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर होगी वही आपके पास क्या करेंगे, उससे ही आपका इलाज होगा। तो बायो अवेलेबिलिटी उन परसेंट ऑफ ड्रग्स को कहते हैं, उन फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स को कहते हैं जो आपके पास सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर हो जाते हैं, और चाहे जिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही हो। इसके बाद आईवी की 100% बायो अवेलेबिलिटी, जो हमारे पास आईवी ब्लड है उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली आप ब्लड में इंजेक्ट कर लेते हो। इसके बाद बायो इक्विलेंस। बायो इक्विलेंस इज द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फार्मूलेशन ऑफ द सेम ड्रग, कि हमारे पास एक ड्रग डिफरेंट फार्मूला के नेम से आते हैं। जिस तरह अगर हम पैरासीटामोल का नाम लिख लें तो पैरासीटामोल इन्फ्यूजन प्रोवास के नाम से भी आता है, बुफलागान के नाम से भी आता है। तो जब हमारे पास सेम मेडिसिन के दो फार्मूलेशन
डिफरेंट फार्मूलेशन, दो या दो से ज्यादा, उनकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास इक्वल हो तो वो जो हमारे पास दो फार्मूला है वो बायो इक्विवेलेंट होंगे। Two drugs are said to be bioequivalent if they have the same bioavailability and efficacy provided that they are administered in the same molar dose at the same route of administration। देखो जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम हॉस्पिटल में जो इन्फ्यूजन हमारे पास यूज होते हैं पैरासीटामोल का, तो वो प्रोवास के नाम से भी आता है, बुफलगान के नाम से भी आता है। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि दो सेम ड्रग्स जो है वो ले लेंगे, उनका जो है ब्रांड नेम चेंज होगा, सही है। दो को आप ले लेंगे, उनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी सेम होगा। अगर एक पेशेंट को आप आईवी देते हैं दूसरे को भी आईवी देंगे, उनका जो डोज होता है, अगर एक पेशेंट को आप 10 mg देते हैं दूसरे को भी आप फिर क्या देंगे 10 mg देंगे। दोनों का आपके पास क्या होना चाहिए, डोज भी सेम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन रूट भी सेम होना चाहिए। उसके बाद अगर दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम आ जाती है तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों ड्रग हमारे पास बायो इक्विवेलेंट ड्रग है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायो इक्विवेलेंट, इट इज नेसेसरी फॉर जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन, जेनेरिक प्रोडक्ट आर यूजुअली चीपर देन ब्रांड प्रोडक्ट। देखो अगर हमारे पास कोई ब्रांड्स का मेडिसिन है, कोई ब्रांडेड मेडिसिन है, सही है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी आप चेक कर लेते हैं, इसके बाद आप जो है मेडिसिन प्रिपेयर कर लेते हैं जिसकी बायो अवेलेबिलिटी सेम हो जो आपके पास ब्रांडेड मेडिसिन की है, लेकिन उसकी क्या है, उसकी कीमत आपके पास कम हो, तो फिर वो हमारे पास जेनेरिक प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो उनका काम बिल्कुल वही होता है लेकिन उनकी प्राइस कम होती है। देखो ये दो ड्रग्स की हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी है कि एक रेड है दूसरा ब्लू है, दोनों की हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी सेम है, लिहाजा जो हमारे पास सस्ता हो हम वो यूज कर सकते हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी पे भी डिफरेंट फैक्टर जो है वो इफेक्ट होते हैं, जिस तरह हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की सॉल्युबिलिटी कितनी है, ज़्यादा सॉल्युबल है, जल्दी सॉल्व हो जाता है या नहीं होता। इसके बाद ड्रग की फार्मूलेशन, किस तरह उसकी फार्मूलेशन हुई है, जिस तरह मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में बता दिया। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास मेडिसिन जो है वो फूड के साथ इंटरेक्ट होकर उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है तो जाहिर बात है उनकी फिर बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। इसके बाद जीआई ट्रैक्ट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तब इसकी आपके पास बायो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। पीएच ऑफ स्टमक पे भी डिपेंड करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है, जिस तरह हमारे पास मॉर्फिन वगैरह है। तो ये ड्रग्स क्या है कि इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद ये 40 to 50% इनकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास आ जाती है, ये इतने अवेलेबल होते हैं। इसके बाद ड्रग इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। देखो अगर डिफरेंट ड्रग्स हम एक साथ देंगे, जिस तरह एंटासिड या क्लेथ्रोमाइसिन वगैरह इस तरह के ड्रग, तो ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हमारे पास हो जाता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे या उसको डिक्रीज कर लेंगे, और ये हमारे पास डेंजरस भी कभी कभार होता है। तो ड्रग को एक दूसरे के साथ मिक्स हमने नहीं करना। इसके बाद ड्रग फूड इंटरेक्शन भी होता है कि डिफरेंट ड्रग्स हमारे पास डिफरेंट फूड के साथ, जिस तरह हमने जो है प्रीवियस स्लाइड में कहा कि जब आपके पास फूड में क्या होगा, कैल्शियम होंगे, तो टेट्रासाइक्लिन जो हमारे पास ड्रग है वो कैल्शियम के साथ चिलेट बनाता है, जिसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो आपके पास बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप था वो था डिस्ट्रीब्यूशन का, फार्माकोकाइनेटिक्स में कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है ड्रग्स की हमारे बॉडी में। आफ्टर अ ड्रग रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यू, इट should cross several barrier before reaching the site of action। देखो जब आपके पास सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एक दफा ब्लड इंटर, मेडिसिन इंटर हो गए, ड्रग्स इंटर हो गए, अब उससे लेके जिस जगह पे उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है उस जगह तक जाना, और वो तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट जो है मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफरेंट बैरियर्स के थ्रू जो है ड्रग्स को गुजरना होता है। लाइक एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इन्वॉल्व द सेम प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, यही चीजें जो हमने एब्जॉर्प्शन में एक्सप्लेन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही में भी आपका जो है ट्रांसपोर्ट होता है मेडिसिन का उस जगह पे जिस जगह पे इसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है। अनआयनाइज्ड एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारे पास अनआयनाइज्ड ड्रग होते हैं और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, इजीली होती है, क्योंकि
फिर वही बात है कि लाइक डिजायर लाइक आपका मेम्ब्रेन हमारे पास नॉन पोलर है उस वजह से। इसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिज्म। Metabolism or biotransformation is the process of biochemical alteration of the drug in the body। कि आपके पास मेडिसिन की बायोकेमिकल उनकी जो केमिकल फार्मूला वाइज मेकअप थी उसको क्या करना, चेंज करना, एल्ट्रेशन लेकर आना, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। डिफरेंट ड्रग्स की हमारे पास मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है, डिफरेंट ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म गैस्ट्रिक में होती है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट की हमारे पास किडनी में होती है, लिवर में होती है, ब्लड में भी होती है। डिपेंड करता है मेडिसिन के मेकअप पर कि वो किस तरह बने हैं। बॉडी ट्रीट्स मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एज फॉरेन सब्सटेंस एंड ट्राई टू इनएक्टिवेट एंड एलिमिनेट देम फ्रॉम वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। जब आप मेडिसिन लेते हैं बॉडी उसे एज अ फॉरेन सब्सटेंस एक्सेप्ट करती है और फिर उसमें अल्ट्रेशन लेकर आती है। दीज प्रोसेसेस कन्वर्ट द ड्रग इनटू मोर पोलर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड सो दे आर इजीली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। और मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं कि वो मेडिसिन को पोलर बना लेते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, ख़त्म कर लेते हैं और फिर उनकी एक्सक्रीशन हो जाती है थ्रू किडनी। कुछ ड्रग्स हमारे पास अनचेंज रहते हैं यूरिन में और फिर क्या होता है उनकी, जिस तरह हमारे पास फ्यूरोसामाइड है, जिस तरह एटेनोल, ये हमारे पास ऐसे ड्रग्स है कि इसकी मेटाबॉलिज्म तो होती है लेकिन इनकी अल्ट्रेशन इतनी नहीं होती और वो बिल्कुल उसी तरह आपके पास क्या होते हैं लिवर किडनी के थ्रू यूरिन से आपके पास बाहर निकल जाते हैं। तो देखो फ्यूरोसामाइड हमारे पास लिसिक्स हैं जो कि लूप डायरेटिक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने पास साथ पानी लेकर जाते हैं, आपकी बॉडी से पानी निकालता है सही यूरिन के थ्रू। और ये आपके बॉडी के हाइपरटेंसिव पेशेंट जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ पिट्स कार्डियोलॉजी वार्ड में, वहाँ पे हम खुद भी यूज़ करते हैं ये मेडिसिन सही है। और जब आपकी पिट्स कार्डियोलॉजी या वैसे कार्डियोलॉजी में आपकी ड्यूटी लगेगी या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा तो एडेमा पेशेंट में भी ये ड्रग्स हमारे पास यूज होते हैं सही है। ये डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन पे और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे। इसके बाद मेनली ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, सम आर मेटाबोलाइज्ड इन किडनी, लंग्स एंड ब्लड। मैक्सिमम ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है लिवर में, हमारे पास कुछ की मेटाबॉलिज्म किडनी, लंग्स एंड ब्लड में होती है। देखो ये फ्यूरोसामाइड जो है ये इसकी मैंने आपको बता दिया कि ये अनचेंज निकलता है यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू हमारे इसमें मेटाबॉलिज्म होती है लेकिन उसमें फिर इसमें चेंजेस नहीं आते। तो ये फ्यूरोसामाइड जब आप देते हैं तो इससे पहले आप रेनल फंक्शन टेस्ट जरूर करेंगे कि आया उसकी किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपने ये कहा इंतहाई ज़्यादा एहतियात के साथ ये आप देंगे सही है। The chemical reactions of biotransformation can take place in two phases। दो फेजेस में हमारे पास बायोट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म्स होती हैं ड्रग्स की। एक हमारे पास नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास है सिंथेटिक रिएक्शन। इसमें हम सिक्यूज आ सकते हैं कि फेज 2 इज विच टाइप ऑफ, तो फिर आपको पता होगा कि सिंथेटिक रिएक्शन है। जो हमारे पास फेज 1 है नॉन सिंथेटिक, उसमें क्या होते हैं कि ड्रग्स टू मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय ऑक्सीडेशन। इसमें ऐसा होता है कि वो ड्रग्स को क्या करते हैं, उसको पोलर बनाया जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू या रिडक्शन के थ्रू या हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। इफ मेटाबोलाइट्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल इट अंडरगो फेज 2। अगर आपके पास वो मेटाबोलाइट जो वाटर सॉल्युबल ना हो तो फिर इसके साथ सेकेंड प्रोसेस होते हैं, या जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं फिर उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है थ्रू यूरिन। जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल नहीं होती उसमें क्या होते हैं कि इन दिस रिएक्शन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी लाइक ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड combined with drug to form higher polar compound to excreted by the kidney। इसमें कैसा होता है कि आपके पास वो मेटाबोलाइट जो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर जो तो किडनी नहीं निकाल सकती, तो फिर क्या होता है कि आपके बॉडी में सिंथेटिक रिएक्शन के थ्रू उनके साथ पोलर चीज़ें मिल जाती हैं जो उसको पोलर बना देती हैं और फिर उसके बाद आपके पास उन मॉलिक्यूल्स की एक्सक्रीशन हो जाती है बॉडी से यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू। देखो ये चीज़ें हमारे पास ड्रग्स जो है वो यूज़ करने के बाद ये मेटाबोलाइट हमें फिर नुकसान पहुंचाते हैं, लिहाजा उनकी एक्सक्रीशन फिर हमारे बॉडी से इस तरह होती है सही है। और लास्ट स्टेप जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक का है और इस लेक्चर का भी जो हमारे पास लास्ट स्लाइड है वो ये है कि
हमने ड्रग ले ली, उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, मेटाबॉलिज्म भी हमने पढ़ ली। अब वो हमारे बॉडी से किस तरह निकलेंगे। द मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर द किडनी, इंटेस्टाइन, biliary सिस्टम एंड द लंग्स। ड्रग्स इन स्मॉल अमाउंट आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, स्वीट एंड मिल्क। देखो हमारे पास जो मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन है हमारे बॉडी में ड्रग्स के, तो वो किडनी है हमारे पास, इंटेस्टाइन है फीसिस के थ्रू, biliary सिस्टम के थ्रू और लंग्स के थ्रू। सही है। सिलाइवा, स्वीट एंड मिल्क के थ्रू भी हमारे पास क्या होता है, ड्रग्स की एक्सक्रीशन होती है। इसलिए वो ड्रग्स जिसकी मिल्क के थ्रू, मदर मिल्क के थ्रू एक्सक्रीशन होती है, तो बच्चा जो हमारे पास देखते हैं कि अगर उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमारे पास वो मेडिसिन बच्चे उस मदर को प्रिस्क्राइब नहीं होते। लंग्स के थ्रू हमारे पास जो क्या है, जो जनरल एनेस्थीसिया हमारे पास अल्कोहल वगैरह है, उसकी लंग्स के थ्रू क्या होती है, बॉडी से एक्सक्रीशन होती है। इसके बाद हमारे पास रेनल एक्सक्रीशन। किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर रीअब्सॉर्ब इन रेनल ट्यूब्यूल, सो देयर एक्सक्रीशन इज स्लो। सही है। जो हमारे पास क्या है कि किडनी जो है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ड्रग एक्सक्रीशन का हमारे बॉडी से। सही है। इसके बाद जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होते हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है किडनी में, और फिर उनकी एक्सक्रीशन बॉडी से स्लो होती है। सही है। इसके बाद जो अनएब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ orally administered drug are eliminated through the feces. Large water soluble conjugate are excreted in the bile. सही है। जो हमारे पास अनएब्जॉर्ब पोर्शन है, वो जब ओरली आप मेडिसिन ले लेते हैं उसका अनएब्जॉर्ब पोर्शन है वो क्या होता है, उसकी एलिमिनेशन फीसिस के थ्रू होती है। हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं ड्रग्स के, उनकी एक्सक्रीशन मतलब वो बॉडी बाइल निकलते हैं थ्रू बाइल और फिर वो बाइल फीसिस के थ्रू आपके पास बॉडी से बाहर निकल आता है। द लंग्स आर द मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। वो मेडिसिन गैसेस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो तो उसकी फिर हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स के थ्रू भी एक्सक्रीशन होती है। जिस तरह हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक हमारे पास जो ड्रग्स होते हो गए, और जो हमारे पास अल्कोहल है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक का छोटा सा यूनिट था। देखो इसको हमने फुल अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसको वैसे तेजी के साथ पढ़ना कोई फायदा नहीं है। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी हो सकती है लेकिन वो फिजिकल क्लास में। सही है। वो इस तरह ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे उसकी इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तो फिर छोटा सा लेक्चर जो है वो 2-3 घंटों तक हो जाता है हमारे पास। इसलिए जो है यहाँ पे जितनी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल थी वो मैंने कर ली। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जिस कॉलेज से के स्टूडेंट हैं या जिस जगह से है, प्लीज आप अपनी सिटी का नाम मेंशन कर ले कमेंट में। ओके, थैंक यू।